नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के और बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डबल मर्डर केस से बड़ी खबर सामने आ रही है। मर्डर के दूसरे आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। फरार आरोपी जावेद पर 25,000 का इनाम पुलिस ने घोषित किया है। दूसरे आरोपी जावेद की लगातार पुलिस तलाश कर रही है। जावेद अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सिविल लाइन के बाबा कॉलोनी में यह मर्डर हुआ था। बदायूं मर्डर केस में जांच के आदेश दिए गए। एनकाउंटर में भी न्यायिक जांच होगी, तो लगातार अब एनकाउंटर पे भी सवाल उठने लगे हैं। बदायूं में डबल मर्डर के आरोपी पर इनाम घोषित कर दिया गया है। एक आरोपी का एनकाउंटर हो गया है, दूसरे आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। लेकिन अब एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एनकाउंटर को लेकर भी जांच की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो बनी है वो देश के लिए तो आपको बता दें कि बदायूं में डबल मर्डर के एक आरोपी का एनकाउंटर हो गया। दूसरे आरोपी की लगातार पुलिस तलाश कर रही है और जावेद जो दूसरा आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर है। 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन 48 घंटे से पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। और एक तरफ पुलिस ने जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एनकाउंटर सहित पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए गए। तो आपको बता दें कि जहां पर एनकाउंटर किया गया था उसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं और जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। बदायूं में 2 बच्चों की हत्या करने वाले आरोपी साजिद का पुलिस ने 3 घंटे के भीतर ही एनकाउंटर कर दिया था और दूसरा आरोपी मौके से फरार है, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। दूसरा आरोपी जावेद कब गिरफ्तार होगा, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आरोपी जावेद की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के अभी तक हाथ खाली है और जावेद पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। तो बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी जाती है और दोनों आरोपी, एक आरोपी का एनकाउंटर हो जाता है, दूसरा आरोपी मौके से फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। 48 घंटे हो चुके हैं इस हत्याकांड के, लेकिन अभी तक दूसरा आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और दूसरा आरोपी जावेद पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। लेकिन अब सवाल एनकाउंटर पर भी खड़े होने लगे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 3 घंटे के भीतर जिस हिसाब से एनकाउंटर किया जाता है और जो जानकारी मिल रही वो ये कि आरोपी को परिजनों ने वहीं पे बंद कर दिया था, घर में बंद कर दिया था और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया था। तो ये एनकाउंटर कैसे हुआ, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों को लेकर अब एनकाउंटर की भी जांच की जाएगी। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 48 घंटे हो गए हैं, दूसरा आरोपी जो जावेद है वो अभी भी फरार है, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी कब गिरफ्तारी होगी, उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। 48 घंटे का एक लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। दूसरा आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है और दूसरी तरफ एनकाउंटर को लेकर भी सवाल खड़े किए जाने लगे और इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज है। तो बदायूं में डबल मर्डर इस वक्त चर्चित मुद्दा बना हुआ है और एक तरफ सियासत हो रही है, दूसरी तरफ एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और यह भी सवाल किया जा रहा है कि 48 घंटे बीत जाने के बाद आखिरकार दूसरा आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से कैसे बाहर है। 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक दूसरे आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाया। दूसरे आरोपी पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है और पुलिस लगातार दूसरा आरोपी जावेद की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिशें कर रही है, लगातार तलाशी की जा रही है। और बदायूं मामले पर केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने बयान देते हुए कहा कि बदायूं सीट से समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए सांप्रदायिकता फैलाकर समाजवादी पार्टी वोट हासिल करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जो बनी है वो देश के लिए काम कर रही है। देश प्रगति कैसे करे, देश आगे कैसे बढ़े। तो बदायूं की घटना जो हुई है, आपको स्पष्ट समझ में आता है कि उस अल्पसंख्यक बंधुओं के लड़कों ने उन बच्चों को बुलाकर किस तरीके से गला रेत दिया और रेतने के बाद उनका ताला लगा के भाग गए। मेरी बच्चों को जैसे कोई मतलब ही नहीं था सारी चीज़। तो क्या है, ये समाजवादी पार्टी के लोग ही ये आतंक फैला रहे हैं
वो ये माहौल बना रहे हैं कि किसी तरीके से ये वोट हमारे पक्ष में आ जाए, सारी चीज़ें। जबकि भारतीय जनता पार्टी सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम कर रही है। अगर वो इस तरीके से बात कहते हैं तो स्वयं अपने गलेवान में झाँकें, तो उनके लिए क्यों सारी बातें कर रहे हैं। उन्होंने अगर मारा है, उन्होंने उन 8 साल और 11 साल के बच्चों को अगर निर्दयी हत्या कर दी, गला काट दिया, अकारण काट दिया, तो इन्हें समाजवादी पार्टी को कहना चाहिए गलत काम हुआ है भाई। और पुलिस से मुठभेड़ में और गोली भी लगी है और मारा भी गया है। तो इसलिए जो पुलिस से लड़ेगा, अब वो तो निर्दयी थे, उन्होंने मार पीट दिया, पुलिस से लड़ेंगे तो क्या होगा अंजाम। और बदायूं मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है कि बदायूं में 2 भाइयों की निर्मम हत्या कर दी गई है और इस घटना से अति दुखित हूं और अति निंदनीय है। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और ताकि खासकर चुनाव के समय में कानून व्यवस्था का माहौल ना बिगड़े और ना ही इसकी आड़ में राजनीति हो। तो आपको बता दें कि बदायूं में निर्मम हत्या की गई है, 2 भाइयों की निर्मम हत्या की गई है, जिसको लेकर अब मायावती ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि इस पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि जो कानून व्यवस्था है वो ना बिगड़े और खासकर चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में कानून व्यवस्था और माहौल ना बिगड़े और ना ही इसकी आड़ में राजनीति हो। बदायूं में 2 भाइयों की निर्मम हत्या की घटना अति दुखद और अति निंदनीय है, ये मायावती ने ट्वीट किया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि खासकर चुनाव के समय में कानून व्यवस्था का माहौल ना बिगड़े। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बदायूं के मामले को लेकर एक तरफ सियासत हो रही है, दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की भी मांग की जा रही है। बसपा सुप्रीमो ने भी अब ट्वीट कर दिया है। सौरभ, का मामला बहुत ही ज्यादा संतलिखेज भी है और इसमें राजनीति भी हो रही है। कहीं ना कोई पार्टी लगातार राजनीति कर रही है। कि सपा की बात करें, बसपा की बात करें, अन्य सभी पार्टियां इस पर राजनीति कर रही हैं। वहीं भाजपा का कहना है कोई भी पार्टी राजनीति नहीं कर रहा है। वहीं मायावती का आज ट्वीट आया है, मायावती ने भी ये अपील की है ज्यादा राजनीति नहीं किया। इस तमाम तरह के कहीं ना कहीं राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं, मगर इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टियां इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल सौरभ, लेकिन अगर बदायूं हत्याकांड की बात की जाए तो अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और दूसरा आरोपी अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि 48 घंटे बीत गए हैं लेकिन अभी दूसरा आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर कैसे है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बदायूं कहना है गिरफ्तारी करके एक का तो एकाउंट रोज का है, उस पर 25,000 का इनाम किया गया है। बात करें तो जिलाधिकारी बदायूं ने जो एनकाउंटर हुआ है उस पर जांच आदेश दे दिए हैं, उसको 15 दिन में जांच सौंप दी है पीएम के लिए। जी लेकिन सौरभ, जो एनकाउंटर किया गया है आरोपी का, अब उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 3 घंटे के भीतर पुलिस ने एनकाउंटर किया है और ये कहा जा रहा है कि जो हत्याकांड हुआ था उनके जो पीड़ित थे उन्होंने पुलिस को आरोपी का हवाले किया था, लेकिन उसके बाद ये एनकाउंटर, क्या पूरा मामला है? और सवाल इस पे खड़े हो रहे, जांच के भी आदेश दिए गए हैं। सौरभ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, एसएसपी बदायूं का कहना है कि आरोपी पब्लिक से छुटकर भाग गया था। वहीं पीड़ित जो बच्ची है, मृतक बच्ची है, उनकी जो दादी का कहना है कि आरोपी जो था पुलिस पकड़ कर ले गई। कहीं ना कहीं सवाल उठता है, पुलिस का अलग बयान और जो मर्डर हुआ है उनके मृतक बच्चों की जो दादी है उनका अलग कहना है। कहीं ना कहीं इस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। भाई बात करें तो पोस्टमार्टम की बात करें, पोस्टमार्टम में भी कोई बड़ा खुलासा होने की संभावना दिख रही है। कहीं ना कहीं से एक सुनवाई आ रही है, कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से। बिल्कुल सौरभ, बने रहिए हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त बड़ी खबर बदायूं से जुड़ी आ रही है। आपको बता दें कि सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। दोनों बच्चों की जो हत्या की गई थी उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। गर्दन से पैर तक 23 बार हमला किया गया था। आयुष की बॉडी पर 14 बार हमला किया गया और उसके बाद आहान की बॉडी पर 9 बार हमला किया गया। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें बदायूं हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जो दोनों बच्चों की हत्या की गई थी उन पर कितने बार हमला किया गया है, इसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। गर्दन से पैर तक 23 बार हमला किया गया है और आयुष की बॉडी पर लगभग 14 बार हमला किया गया है और आहान की बॉडी पर 9 बार हमला आरोपी ने किया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लगातार सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है और उसमें कहा गया 23 बार बच्चों पर हमला किया गया है, गर्दन से लेकर पैर तक।
सौरभ, बिल्कुल मैं यही कह रहा था। अब सबसे पहले कि कोई ना कोई पोस्टमार्टम में बड़ा खुलासा होने वाला है, वही खुलासा हो गया है। एक बार जो बार किए हैं कहीं कहीं निर्मम हत्या इस तरह से किया, आरोपी ने कोई वैसी दरिंदा बताया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तब सभी का कहना है, मगर जो आरोपी है उसकी पत्नी कह रही है कि 5,000 रुपए मांगने का जो मामला सामने आ रहा है, जो मृतक बच्चे हैं उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि 5,000 रुपए अपनी पत्नी जो गर्भवती है उसके लिए मांगने गया था। जो मृतक है एनकाउंटर में जो मारा गया है आरोपी, उसकी पत्नी कह रही है कोई हमारे लिए कोई पैसा नहीं मांगेगा। घर वालों का ये कहना है कि जो एनकाउंटर में मारा गया उसकी पत्नी कोई गर्भवती नहीं है जी। कहीं ना कहीं सवाल बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं, इसमें कोई बड़ी जांच होनी चाहिए कहीं ना कहीं जी। जी बिल्कुल सौरभ, लेकिन कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई प्रतिक्रियाएं अलग अलग आ रही हैं। एनकाउंटर को लेकर सवाल हो रहा है, दूसरा आरोपी फरार है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, राजनीति भी इस पे जारी है। अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार बदायूं हत्याकांड अब किस ओर मोड़ लेने वाला है। आगे क्या इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी, जांच में क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े कर दिए गए। जांच के बाद क्या कुछ तस्वीरें बदलती हैं, क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं? सौरभ जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं इस पे पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। एकदम पुलिस आरोपी को पकड़ कर ले जाती है, कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि तेगुपुर के जंगल में ले जाकर 3 घंटे के अंदर आरोपी कैसे कहां पहुंचा, किस तरह से एनकाउंटर हुआ, ये सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। इस पर कोई भी बड़ी जांच कमेटी गठित कर जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस तरह से इसमें भी पुलिस पे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लखनऊ आएंगे। 5 और 9 अप्रैल तक लखनऊ में प्रवास पर रहेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। निगोआ रायबरेली रोड पर उनका दिव्य दरबार लगाया जाएगा। और साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मुरादाबाद का नाम बदलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मुरादाबाद का नाम माधव नगर होना चाहिए। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लखनऊ आ रहे हैं। यहाँ पर 5 से 9 अप्रैल तक लखनऊ में रहेंगे और दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। लोकसभा चुनाव में यही कहना है कि सभी मतदाता सबसे पहले मतदान करें, वोट देने जरूर जाएं। राष्ट्र हित में, सनातन हित में, राम हित में जरूर वोट करें। राष्ट्र के लिए यह योगदान बहुत जरूरी है। भारतवासी सभी प्रसन्न रहें, भारत हिंदू राष्ट्र हो, राम राज्य की स्थापना हो और बहुत ही जल्दी भारत से जातिवाद का जहर मिट जाए, यही हम पूरे भारत में यात्रा लेकर निकले हैं। देश भर में रंगों के पर्व होली को लेकर लोगों में उत्साह है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लोग होली की तैयारियों में जुट गए हैं। बाजारों में खरीदारी करने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्क बच्चे खूब पसंद कर रहे हैं। शाही घंटा घर पर रंग, अबीर, पिचकारियों की दर्जनों दुकानें लगी हुई हैं। होली पे क्या कुछ है खास, देखिए बहराइच से हमारे संवाददाता अजमल शाह की खास रिपोर्ट। भारत में 25 मार्च को मनाए जाने वाले रंगों के त्यौहार होली का पर्व मनाया जाना है। वहीं जिसको देखते हुए जनपद बहराइच के बाज़ारों में लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं लोग। वहीं आज हमारी मौजूदगी जनपद बहराइच के शाही घंटाघर पर है, जहां पर तमाम वो दुकानें हैं जो लगी हैं, जो सामग्री की हैं, गुलाल और अबीर जैसे रंगों की जो दुकानें हैं वो सज चुकी हैं और लगातार लोगों का यहाँ पर आना हो रहा है और वो ख़रीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर जानते हैं कि किस तरह से अब की बार क्या कुछ नया बाज़ारों में आया है होली को देखते हुए। क्या नाम है आपका? अंकित पड़वा। क्या अब की बार क्या कुछ नया है? नए मोदी जी की आई हुई नई में, मोदी जी का चेहरा ये सब लगे हुए नए में, या सिलेंडर आया है नया में। लगातार लोग आ रहे हैं। 25 तारीख को होली है, किस तरह से भीड़ आ रही है? भीड़ तो सही आ रही है। फिलहाल लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, गुलाल ले रहे हैं, पिचकारियाँ ले रहे हैं। मोदी जी का परिवार है, अब बता रहे हैं, मतलब इसमें भी पूरी तरह से समर्थन मिल रहा है। ये देखिए मोदी जी का मास्क चाचा ने लगा लिया है और भी लोग हैं। भैया आए खरीदारी करने, उनसे ही जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप गुप्ता। संदीप जी, 25 तारीख को होली है, किस तरह से आप तैयारियां कर रहे हैं? बस होली का त्यौहार की तरह तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। पिचकारी लिया आप? ले बच्चों बस ले रहे, बच्चों के लिए लेने आए हैं। क्या नाम है आपका? शिवांश गुप्ता। शिवांश, कुछ आपने सामान लिया होली के लिए?
अभी नहीं, अभी खरीदने आए हैं। खरीदने आए हैं। मास्क वास्क लेंगे मोदी जी का? नहीं, हाँ। एक महिला भी मौजूद है, उनसे भी जान लेते। क्या नाम है आपका? पूनम गुप्ता। पूनम जी, खरीदारी चल रही है होली को देखते हुए? हाँ, चल रही है। तो लगातार जो लोग हैं वो खरीदारी कर रहे हैं और इसकी जो बाज़ारों में होड़ देखी जा रही है और किस तरह से लोग बाज़ारों में पहुंच रहे हैं और होली के दृष्टिगत सामान ले रहे हैं। और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? उर्दू कसिया। क्या, कौन सी दुकान है आपकी? यही यहाँ के काम कर रहे हैं। अच्छा, काम कर रहे हैं। तो लोग आ रहे हैं खरीदारी करने होली? हाँ, आ रहे हैं। क्या सामान सबसे ज़्यादा बिक रहा है? ज़्यादातर यहाँ पे यही लंबी वाली पिचकारी और मांस वास बिक रहा है। बच्चे सबसे ज़्यादा क्या आपकी बार खरीद रहे हैं? बच्चे सबसे ज़्यादा ये मोदी वाला मास्क, मोदी जी वाला, और ये वो रखा हुआ है, और यही प्रेशर वाली पिचकारी है, ये पाइप वाली है। तो लगातार बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, महिलाएं हों, सभी लोग खरीदारी कर रहे हैं। बाज़ारों में काफ़ी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। मोदी जी के मास्क से लेकर के लंबी वाली पिचकारियां, लगातार वो खरीदारी बाज़ारों में चल रही है। कैमरामैन हनी साहू के साथ बहराइच से TV27 न्यूज़ के लिए अजमल शाह। और पतंजलि के गुमराह करने वाला विज्ञापन मामला, विज्ञापन केस में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी है और ऐसे ऐड नहीं दिखाने को लेकर भी कहा गया है। और ऐसे ऐड नहीं दिखाने पर आचार्य बालकृष्ण कोर्ट ने रामदेव के साथ 2 अप्रैल को बुलाया था। तो आपको बता दें कि पतंजलि के ऐड को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, आपको बता दें कि आप उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने खटीमा पहुंचने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और इस मौके पर सीएम धामी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। संवाद अगर करेंगे तो संवाद काफी देर तक हो सकता है, मैं जानता हूँ, लेकिन आप सब लोग अब इस समय संवाद से ज्यादा क्या है कि काम करने पर हम सबको ध्यान देना है। संवाद हम लोगों का लगातार हो चुका है। मैं समझता हूँ कि सबकी तैयारियां भी पूरी हो गई हैं, क्योंकि आज 20 तारीख है और आज से ठीक 30 दिन बाद, 30 या 29 दिन बाद हमारे इस लोकसभा क्षेत्र नैनीताल उधमसिंह नगर का चुनाव संपन्न हो जाना है। और 2-3-4 दिन आपके अभी होली के भी कार्यक्रम हैं। उसके बाद 27 तारीख को इस लोकसभा क्षेत्र का नामांकन होना है और 27 से 17 तारीख तक केवल 20 दिन का जो समय है, उस 20 दिन के समय में हम सबको जो भी हमने अभी तक काम किए हैं, लाभार्थियों के सम्मेलन हुए हैं, अनेक लाभार्थियों को कुछ न कुछ किसी न किसी योजना का लाभ मिला है और पूरे भारतवर्ष में अभी हमको अनेक स्थानों पर मुझे और जगह भी जाने का अवसर मिला, बहुत सारे कार्यक्रमों में गया। तो एक बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर इन 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल है, इन 10 सालों के कार्यकाल में हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस सरकार के कालखंड में किसी न किसी योजना का लाभार्थी हो। और लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी उत्तराखंड के श्रीनगर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर रोड शो कर आमजन से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। और इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी वार्ता कर कहा कि पूरे देश में विकास का मंत्र है, हमें विकसित उत्तराखंड और विकसित गढ़वाल बनाना है और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना होगा। उत्तराखंड और गढ़वाल को आदर्श क्षेत्र घोषित करना होगा। इसमें विकास का मंत्र है, उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाना है
और विकसित गढ़वाल बनाना है। पलायन के लिए एक जंग छेड़ रही है पलायन के खिलाफ, और प्रत्येक जो युवाओं को रोजगार का किसी प्रकार से सर्जन हो वो करना है। उत्तराखंड को और गढ़वाल को एक आदर्श क्षेत्र घोषित करवाना है, इसी के लिए संकल्प है। विपक्ष को किस तरीके से देख रहे हैं? जैसा आज भी देखा कि पौड़ी और श्रीनगर में भी कई कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, बीजेपी में दामन थामा है, कांग्रेस की स्थिति। देखिए, कांग्रेस का जो भवन है वो जर्जर हो गया, जैसे मैंने बताया, और पूरी तरह से कांग्रेस नेस्तानभूत हो गई है। कांग्रेस में अब कोई बचा नहीं है। जो लोग राजनीति में एक विकास की राजनीति करना चाहते हैं, जो देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जो विकसित उत्तराखंड के लिए संघर्ष करना चाहते हैं, वह सब लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां लगातार जारी हैं। इसके साथ ही भाजपा द्वारा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अपनी 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने आम जनता को ठगने का काम किया है। कांग्रेस के लोग बेटी बचाओ और बेटी हूं लड़ सकती हूं का नारा देते हैं, लेकिन कांग्रेस शासनकाल में महिलाओं और बेटियों के लिए किसी भी प्रकार का उत्थान का काम नहीं किया गया है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो सिर्फ खोखली बातें और झूठे वादे करती है, लेकिन प्रदेश की धामी सरकार और केंद्र की सरकार द्वारा आम जनता के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जीवन देखिए, हमारी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार हो, चाहे हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, हमारी सरकार के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए अनेकों योजनाएं संचालित हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस हमेशा खोखली बातें उनका इतिहास रहा है, और वो नारा तो जरूर देते हैं कि लड़की है लड़ सकती है, गरीबी हटाओ, लेकिन हकीकत में वो उस समाज के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के रूप में दी जाने वाली हर नागरिक की मतदान जरूरी है, लेकिन फिर क्या जब वही लोग इस पर्व से मुंह मोड़ने लगे? मतदान ना करना और कुछ हद तक नोटा का इस्तेमाल भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव ढीली करने का काम करता है, और ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में पिछले कुछ चुनावों में देखने को मिला, जहां पर केवल सरकारों के नकरापन के चलते जनता नोटा और उससे भी आगे बढ़कर इलेक्शन बाय कोर्ट का फैसला लेते आ रहे हैं। और पिछले चुनावों में कुल मिलाकर 14 पोलिंग स्टेशन में से ऐसे जहां पर तकरीबन 800 लोगों ने सामूहिक रूप से चुनाव का बहिष्कार किया। हमने 1 महीने पहले ही सारी जिलाधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और आरओज़ को निर्देश दिया गया है, और जहां पर जो समस्या है, क्योंकि ये बात देखिएगा, जनता का भी मैं उनको गलत बिल्कुल नहीं बोलूँगा। जब उनको लगता है कि कोई नहीं आ रहे तो उनको एक मौका मिलता है कि इस टाइम पे कोई आके अधिकारी, हमने ये निर्देश दिया कि वो काम क्यों नहीं हो रहे, वो उस गांव वासियों को बताइए। जैसा किसी जगह पर 4000 पेड़ कटना है और मामला लंबित है यहाँ पर भारत सरकार में फॉरेस्ट ट्रांसफ़र केस में, जब उनको ये बता देंगे और दिखा देंगे सारी चीज़, गांव के लोग भी संतुष्ट हो जाता है। वो मैकेनिज्म इस बार डेवलप किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में हुए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की, और उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से प्रदेश के सभी जिलों के लिए अतिक्रमण शिकायती ऐप बनाने को कहा है, जिससे आम लोग सीधे अतिक्रमण की शिकायत दर्ज करा सकें। और कोर्ट ने 16 अप्रैल को प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 अप्रैल की तिथि नियत की है। रुद्रपुर शहर में अतिक्रमण को लेकर थी, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अतिक्रमण का मामला सीरियस है, और राज्य सरकार को पूरे राज्य की समस्या इसको माना एक्चुअली कोर्ट ने, और राज्य सरकार को निर्देशित किया कि हर जिले में एक अतिक्रमण शिकायत ऐप तैयार किया जाए, जिस पर कोई भी जनसामान्य नागरिक एप्लीकेशन उस ऐप में अपनी शिकायत दर्ज करेगा अतिक्रमण के मामले में, और राज्य सरकार अतिशीघ्र इस चीज़ को, मामले को कंसीडर करेगा और अतिक्रमण के मामले में निर्णय लेगा। 16 अप्रैल की अगली तिथि नियत की है, जिसमें राज्य सरकार को बोला कि प्रोग्रेस रिपोर्ट आप लेके आए।
और उत्तराखंड में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक बोलेरो कैंपर गहरी खाई में जा गिरी और उसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर शिव नंदी के पास का बताया जा रहा है। वही सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और वहां पहुंचकर एक शव को बरामद किया। वहीं दूसरे व्यक्ति का शव वाहन के नीचे दबा हुआ था, जिसे एसडीआरएफ टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद वाहन को काटकर बाहर निकाल लिया। और रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे के धौलतीर शिवानंदी के बीच बड़ा भीषण हादसा हुआ है। कार 700 मीटर गहरी खाई में गिर गई है। कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दोनों शवों को बाहर निकाला गया। टीम ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।